हुमायूं कबीर के साथ क्यों गए थे? वापस आ गए ना, छोड़ दिया ना उसको इमीडिएट जब पता चला। उसने ऐलान किया, तब से उलमा इकराम बोल रहे हैं ये कमीना है, ये झूठा है, ये लोगों को नुकसान पहुंचाने आया है। अब हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। एमआईएम वाले 2028 में शिवाजी नगर में कैंडिडेट उतारने वाले हैं क्या? इंशाल्लाह जरूर उठाएंगे। कोई नाम है आप लोगों के पास? इंशाल्लाह, वो कोई भी हो सकता है, इंशाल्लाह पार्टी डिसाइड करेगी वो, इंशाल्लाह। लेकिन खड़ाएंगे ये तो इंशाल्लाह तय है, इंशाल्लाह। बना करके माहौल बनाते हैं, अंदर से जाके बीजेपी को फायदा पहुंचाते। नहीं, आप ये नहीं जानते कि कितने उलमा जो अपने आप को उलमा कहते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, है ना? ऐसे भी है, उसमें बिल्कुल उन्हीं को कहा उन्होंने। अभी बिहार की एक मिसाल है, बिहार में एक मौलाना को अभी गिरफ्तार किए जी। वो पहले जो एमआईएम में थे जी, उसके बाद जो एमआईएम ने उनको टिकट नहीं दी। बिल्कुल। अब बताया गया कि जो एमआईएम वालों ने उनको फंसा करके गिरफ्तार करवाया। 2 साल पुरानी वीडियो, ऐसी बात है क्या? लोग बहुत गौर से देख रहे हैं। एक बार 2 बार ठीक है, लेकिन उलमा इकराम की तौहीन करते हैं, जबकि खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन है। ना क्यों रखे फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में उनको? अगर वो होते मुस्लिम पर्सनल के रुकन हुए हैं वो, तो वहां पे तो मैक्सिमम रुकन बहुत पुराने हैं वो। अब तो तौहीन अब शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। असद महाराष्ट्र के इलेक्शन में जितनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान की उलमा दुश्मनी साफ निकल करके सामने आई। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त हर तरफ कुछ रियासतों की इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे हैं। वोट चोरी, तौहीन जमहूरियत, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल और भी बहुत सारे इल्ज़ामात। इन तमाम चीज़ों के दरमियान मुस्लिम सियादत, मुस्लिम क़ियादत कहीं खोती हुई नज़र आ रही है, या फिर यूँ कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की सियासी सोच मुंजमद हो चुकी है, या तो उसको कैप्चर कर लिया गया है, या फिर गुज़िश्ता कई सालों से एक मखसूस पार्टी या मखसूस ज़हनियत रखने वाले कुछ पार्टियों को पीछे भागने के नतीजे में उसका जहन सोचने की इस वक्त इस्तिताअत नहीं रह सकता, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए अब सोचा जा रहा है, अलग अलग पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं, लोग अपने अपने सोच रखते हैं, उन पर एतराज़ात होते हैं। भारत में कुछ बड़ी पार्टियां भी हैं मकामी सतह पर, जो इस बात का दावा करती हैं कि वो कौम की सियादत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर सियासी सूझबूझ को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मिन जुमला तौर पर उनके खुद के किरदार को देखा जाता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इतराज़ात और इश्कालात आते हैं। अखबारात में इतराज़ात होते हैं, सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की बहस छिड़ जाती है। ऐसी एक हमारे भारत की एक अहम तरीन सियासी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एमआईएम कहें जो भी आप उसको, या ये एमआईएम कहें, मुकम्मल अगर आपको शॉर्टकट में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनाना है। उनके जनरल सेक्रेटरी हमारे बेंगलुरु से जनाब मजहर शरीफ साहब ताजिर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं और इस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और बेबाक बोलने के लिए भी पहचाने जाते हैं। आज उनको हमने इस खुसूसी पस मंज़र में गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। मजहर शरीफ साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, बताइए। पहले देखते हैं कि आप इस वक्त दावणगेरे की कर्नाटक से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरी जानिब बढ़ते हैं, देखता हूँ आपके जवाबात कैसे आते हैं, तो वहाँ से कुछ सवालात निकाल लेता हूँ। जी जरूर। तो कर्नाटक में दावणगेरे में क्या आप लोगों ने इंतखाब में हिस्सा लिया? नहीं, दावणगेरे में हमने हिस्सा नहीं लिया। दावणगेरे का एक मसला ये भी था कि बाई इलेक्शन था, तो पार्टी का रुझान बाई इलेक्शनों में खुसूसी तौर पर रहता नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा फुल फॉर्म के इलेक्शंस में बिलीव करती है और उसी में भरोसा रखती है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 28 के इलेक्शन में इंशाल्लाह दावणगेरे से हम इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो कर्नाटक में सूरत हाल बनी दावणगेरे को आप लोगों ने बहुत करीब से देखा। जी बिल्कुल।
किस तरह की सिचुएशन बनी बिल्कुल और कांग्रेस को लेकर के गुस्सा जी। जो है लोगों में देखा गया। पहली बार इस तरह से जो है एक इत्तेहाद भी देखने को मिला, लेकिन रिजल्ट्स के नताइज जो कुछ भी आए हों, लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बड़े पैमाने पर नुकसान बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस को अगर हम मुकम्मल तौर पर इस टॉपिक के ऊपर बात करें, दावणगेरे के, मैंने सफ़र भी किया था दौरान इंतखाबात के दौरान में वहाँ पे दावणगेरे का सफ़र भी किया था। जिस तरह का माहौल मैंने वहाँ पे देखा, कांग्रेस जिस तरह फेलियर हुई है वहाँ पर दावणगेरे, क्योंकि आप देखिए एक हुकूमत जो मेजॉरिटी में रहते हुए अगर अपनी ही सीट सिर्फ 5000 वोट से अगर जीत रही है और आपका वोट परसेंटेज गिरा है, आप रीजन कुछ भी दे लें, लेकिन आपका 14% वोट गिरा है, ये बड़ी बात है। ये किस लिए गिरा? आपने जो वादे किए, आपने अपनी अना बचाने के लिए जिस तरह का सुलूक किया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, इसका नतीजा है दावणगेरे का रिजल्ट। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जीत नहीं है ये। जिस तरह मैं देख रहा था एक आध दिन से जिस तरह का शोर हो रहा था कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ऑफिस में यहाँ पे बेंगलोर में, मेरी नज़र में उनको शर्म आनी चाहिए थी कि आप एक तरफ मुल्क के अंदर आप जो लोगों से वादे कर रहे हैं उससे तो आप मुखर ही रहे हैं। आप रियासत कर्नाटक में जो वादे किए, आज मुकम्मल 10 दिन के बाद मुकम्मल 3 साल हो गए इनके यहाँ पे। 3 साल अकाउंटेबिलिटी क्या रही इनकी, वादे क्या थे इनके? हम तमाम इस जो पिछली हुकूमत के जो जुल्म हुए रियासत कर्नाटक में खुसूसी तौर पर मुसलमानों के ऊपर, इसके आप और हम गवाह हैं। जिस तरह बीजेपी की हुकूमत ने हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई, गौकशी की बिल लेके आए, दीगर रिजर्वेशन को मार दिया मुसलमानों का, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुद्दे लेकर कांग्रेस 23 के इलेक्शन में आई थी। लेकिन आने के बाद 3 साल गुजर चुके हैं, अब बचे हैं 2 साल। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ 1 साल चलता है, बाकी 1 साल तो तैयारी में शुरू हो जाती है इलेक्शन की। तो बताइए आप कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या सुलूक किया? ना अक़लियतों के तौर पर अक़लियतों को कुछ भी उन्होंने नहीं दिया, ना आपको लीडरशिप बनने की, आपकी लीडरशिप को उल्टा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके हुकूक जो है उसको देने का जो वादा किया था उल्टा छीन रहे हैं। तो आप बताइए कि कांग्रेस किस तरह से ये कामयाब हुई? हम तो बार बार जब से कांग्रेस की हुकूमत बैठी है, हमारा मुतालबा हमेशा से रहा कि कांग्रेस की हुकूमत और सिद्धरामैया की हुकूमत से कि भाई हिजाब, हमारी बच्चियों का हिजाब, जिसके ऊपर हम तमाम ने एहतजाजात किए थे, हमने भी केसेस लड़े कोर्ट में, क्या आपने आज तक उसका जियो पास किया? नहीं किया। 3 साल मुकम्मल हो चुके, लेकिन आज तक आपने हिजाब का ये बहुत बड़ा ये जो कहते हैं कि औरतों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हुकूमत भी कहती है, बीजेपी की हुकूमत भी कहती है, लेकिन औरतों की अजमत लौटाने की आपके अंदर ताकत नहीं है। मुसलमान और ये तो कांग्रेस की जानिब से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये तो जग जाहिर है, जी बिल्कुल, हर कोई बोल रहा है। आपके पास क्या तरतीब है इसके लिए? सब तरतीब क्या है? आपके पास हुकूमत है, आपने वादे किए हैं। अगर तरतीब हमें देनी है, हम इंशाल्लाह अगर हम हुकूमत में होते, जिस तरह असद साहब ने, आप जानते हैं बरस असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह ट्रिपल तलाक के ऊपर हो या हिजाब के मामले में हो, वाहिद शख्स थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, आपने बताइए ट्रिपल तलाक के ऊपर कितने कांग्रेसियों ने बात किया था? ये वाहिद शख्स थे। वो एनआरसी के टाइम पे भी जिस तरह उन्होंने बिल को फाड़ कर फेंका, उनके बयाना से सिर्फ बीजेपी को ही फायदा होता है बोलते हैं साहब। ये देखिए, एक अगेन मिथ मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी को कहाँ फायदा हुआ बताइए आपको? बीजेपी को फायदा इसलिए हो रहा है, मौलाना मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ी तफसीर से बीजेपी के बारे में बात करें। ये मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं और आप सफ़र पे निकले, समझिए मैं और आप यहाँ से दावणगेरे की बात करते हैं,
दावणगिरी की बात करते हैं, दावणगिरी का सफर पे हम निकले हैं इलेक्शन के लिए, रिजल्ट के लिए, और एज ए ऑपोजिशन हम लोग पहुंचे हैं कहां तक, नीलमंगला, और बीजेपी ऑलरेडी चित्रदुर्ग पार कर चुकी है। बीजेपी ऑलरेडी चित्रदुर्ग पार कर चुकी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनकी प्लानिंग है। आप यहाँ बार बार, अब असम में क्या हुआ, असम में तो हम लड़े नहीं, राजस्थान में हमने नहीं लड़ा था, मध्य प्रदेश में हमने नहीं लड़ा था, कश्मीर में हम नहीं लड़े थे, दीगर कितने इलाके बताऊं मैं आपको, तमिलनाडु में हम नहीं लड़े, तमिलनाडु में हम नहीं लड़े, हम लड़े क्या, उड़ीसा में हम लड़े क्या, तो बताइए, तो फायदा कहाँ हो रहा है? वो जहाँ लड़ रहे हैं वहां तो फायदा हो रहा है। कैसे फायदा होगा? बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ उनसे। बिहार में हमने 6 सीट डाली, 5 में हमने जीत हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। 6 ही सीट डाली हमने, और हम जब मुतालबा किए थे अलायंस का भी, हमने 6 ही सीट मांगी थी। लेकिन आप जहां मुसलमान हैं वहीं पे जाकर के क्यों लड़ते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं जाते आप? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है। आज सबसे बैकवर्ड कौन है? बैकवर्ड कौन है? मुसलमान ही बैकवर्ड है। अगर आप मुसलमानों की आवाज के लिए नहीं खड़े होंगे, असद साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये है कि बिछड़ों के साथ खड़े होना। आज मुसलमानों से ज्यादा बिछड़ा कौन है बताइए आप? मुसलमानों से ज्यादा बिछड़े कोई है? हम और आप यहाँ बैठे हैं, अब बताइए, ये पुलकेशी नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब बताइए यहाँ पे किसकी खस्ता हालत है? अब बताइए, 60 से ज्यादा, सिर्फ 90% ज्यादा से ज्यादा वोट मुसलमानों ने इस हुकूमत को दिया, बावजूद उसके हमारी हालत वो है। अब बताइए, मोदी रोड है, मोदी रोड में आज भी एक बस की सर्विस नहीं है। अगर किसी को मोदी रोड से टैनी रोड आना है तो वो या ऑटो लेगा या तो चल के आएगा। गरीब आदमी तो चल के आएगा, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो हुकूमत क्या दे रही है वो बताइए? क्यों ना हम खड़े हो मुसलमानों के पीछे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के पास गए थे? किसके लिए खड़े हुए? हमारे हमारे आइन के जो आर्किटेक्ट हैं बाबा साहब अम्बेडकर, किसके साथ खड़े हुए थे? किसके लिए खड़े हुए? बिछड़ों के साथ। कौन थे उस टाइम पे बिछड़े? हमारे दलित भाई थे, उनके साथ खड़े हुए ना वो। लेकिन नुकसान होगा ना, जैसे कांग्रेस भी मुसलमान उतार रही है, MIM भी उतार रही है, SDPI भी उतार रही है, बीजेपी भी उतार रही है। देखिए, बीजेपी कहाँ उतार रही है? चलो, बीजेपी को फायदा हो जाएगा ना इससे। देखिए, अगर मैं आपको ये सियासी सूझबूझ मैं बिल्कुल सही, आप ये बात बोलते हैं सही है कि मुसलमानों को क़ियादत चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन सिर्फ मुस्लिम इलाकों में जाकर के आप मुस्लिम वोट क्यों पोलराइज करते हैं? मुस्लिम वोट को अगर कोई पोलराइज कर रहा है वो तो कांग्रेस कर रही है। वो कैसे आप कर रहे हैं बताइए? मैं आपको हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही डर दिखाएगा, बीजेपी का डर। तो आपकी क़ियादत बनाने के लिए उन्होंने आपको जगह ही नहीं दी। अब असम में भी वही हुआ। असम में देखिए आपको क्या हुआ, 19 सीट आते हैं कांग्रेस के, 18 सीट मुसलमानों के हैं। तो माने आपको चलाने वाले मुसलमान ही हैं, वरना आपका वो जो सोकॉल्ड अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस आज एक फेलियर पार्टी है अक्रॉस पूरे भारत में। पूरे भारत के अंदर आप देखिए, सिवाय आज मुश्किल से केरला में, क्योंकि लोग चेंज चाह रहे थे, केरला के पढ़े लिखे लोग हैं, कम्युनिस्ट को हटाना चाह रहे थे, तो इसलिए आपको उनको मौका मिल गया। वरना आप कहे, देखिए, अगर आप साउथ इंडिया में केरला, तेलंगाना और अब कर्नाटक में अभी तक इंशाल्लाह वो भी खत्म होने वाले है, क्योंकि इनकी रवैये के हिसाब से तो आने वाले दिनों में इनकी तो हुकूमत आने से रही। यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत इसलिए है कि बीजेपी के अंदर लीडरशिप नहीं है। जहां पर लीडरशिप है बीजेपी की, वहां हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो रहे हैं। अब बताइए, बंगाल में क्या हुआ? हम तो 10 सीट पे लड़े, वहां पे एक में भी नहीं आए। आपकी तो जमानत भी जब्त हो गई। बिल्कुल है, लड़ना हमारा काम है, लेकिन जमानत जब्त 10 सीटों पे भी, बाकी में तो क्या हुआ? अब बताइए, कांग्रेस ने कितने सीटों में लड़ी, वहां पे कितने जीत हासिल की? हार और जीत ये सियासत का हिस्सा है। आप जब सियासत करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लेकिन आप मगरबी बंगाल में भी उन्हीं सीटों पर गए जहां मुसलमान थे ना। बिल्कुल, जरूरत मुसलमानों की है ना। अब बताइए, 5% मुसलमानों की, फिर आप अपने इसके साथ दलितों के साथ मत जोड़े। आप बोले सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। ना, देखिए, दलितों को और मुसलमानों को, आज दलितों से पीछे अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान के साथ हमने दलितों को भी दिया है।
क्यों हमने नागपुर में आप अच्छा, नागपुर ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों के खिलाफ है, कैसे, दलितों के खिलाफ है। क्या समझते हैं ममता बनर्जी किस लिए हारी? हो किस लिए हारी? अब बताइए। वो बोल रही है 2021 बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया, सीट चोरी, वोट चोरी कर लिया। ठीक है, मैं एक हद तक एसआईआर को तरजीह देता हूं कि एसआईआर से इफेक्ट पड़ा है, बिल्कुल। बाकी कोई रीजन नहीं है। आप बताइए क्या रीजन है? बताता हूं मैं, सुनिए आप। मुसलमानों के 5% मुस्लिम इसमें थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे 2021 में, वो जाके 4.5% हो चुके अभी। ये किसी को पता है? तो जहां आपका परसेंटेज बढ़ना चाहिए वहां पे आपका गिरा है। किसकी नाकामयाबी है ये? जब आप अभी इनकी 80 सीटों में 24 मुसलमान हैं, 34 मुसलमान हैं एमएलए मगरिबी बंगाल में। तो आप अभी भी मुसलमानों के सहारे से चल रहे हैं। आप सोचे एक 30% का एक स्टेट जहां पे मुस्लिम आबादी है, उसके बाद वहां पे जो है एससी आबादी बड़ी चढ़ी हुई है। तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मगरिबी बंगाल में 34 सीट पर मगरिबी बंगाल में इसकी ने जीती है। और फिर कैसे ममता बनर्जी मुसलमानों की मुखालिफत? वहां के मुसलमान तो उसके साथ हैं। कहां से साथ हैं? ये तो जहां पे 55 सीट आनी थी वहां पे आपके 34 सीट आए। तो आपका भी बड़ी तादाद है ना। बड़ी तादाद इसलिए भी है कि आज भी लोगों के अंदर जिस तरह का ये लोग डर दिखा रहे हैं, वो क़ियादत चुनने में लोगों के अंदर तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक डर है बीजेपी का कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो वो हो जाएगा। के बारे में इल्जाम लग रहा है आपकी पार्टी जी बिल्कुल के बारे में, जी जी, कि जो है ममता बनर्जी को हराने में उनका भी बड़ा हाथ है। देखिए अभी क्या है, जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहा है कि ममता बनर्जी अभी उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं वोट चोरी का इल्जाम लगने के बाद, लेकिन बीच बीच में राहुल गांधी देखा गया कि वो भी बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहे, और हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते रहे। अगर ममता पूरी ताकत झोंक दिया था क्या बीजेपी वालों ने ममता बनर्जी की ताकत जोड़ने की? एक बात बोलिए, इसी वाजपेयी गवर्नमेंट में ममता बनर्जी नहीं थी क्या? वाजपेयी की तारीख छोड़िए, हाल फिलहाल में तो वो हाल फिलहाल में थी। देखिए हाल फिलहाल नहीं, आपको इतिहास जो होता है, हमारी जो इतिहास रहता है वो इतिहास ही फिर दोहराता है कि आपने 15 साल में क्या किया, आपने अपने रियासत को कहां लेके गए, कितनी नौकरियां दी, मुसलमानों को कितनी नौकरियां मिली, दलितों को कितनी नौकरियां मिली। नहीं, अगर इतिहास में जाया जाए तो फिर हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी पार्टी को लेकर के बाज़ मुसलमानों की जो बातें हैं वो अगर आपके सामने रखूंगा तो आप जो है आप खफा हो जाएंगे मुझसे। क्यों खफा हो जाऊंगा? वहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि ये सिर्फ अपनी जो है दौलत बना रहे हैं। ओल्ड हैदराबाद भी वैसा ही है, न्यू हैदराबाद में जाएंगे तो चौड़े रास्ते, बड़े रास्ते, और जो वहाँ पे चार मीनार के पास वहाँ इतने मंदिर बना दिए, उस पर कुछ भी नहीं बोलते असुद्दीन ओवैसी। देखिए मैं आपको इस बात बोलता हूं, लेकिन दूसरी जगह जाकर के सिर्फ कम्युनलिज्म की बातें करते हैं। ना आप अगर पुराने हैदराबाद की आप बात कर रहे हैं ना, तो बोलो ना, देखिए एक चीज़ होती है, आप मुझे बोलिए, अगर मैं आज कह दूं कि केआर मार्केट जो एरिया है, केआर मार्केट एरिया का मैं वाइडन करूंगा, तो सबसे पहले तकलीफ किसको होगी? वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के जो लोग हैं ना। अगर कलासी पाल्या का मार्केट पिछले 2 दशक से, माने 20 साल से ज़ायद मार्केट को शिफ्ट करना चाह रहा है हुकूमत, क्यों? ट्रैफिक की वजह से, लेकिन आज तक कर नहीं पाया। उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो एक जगह की खूबसूरती होती है, ओल्ड हैदराबाद इसलिए ओल्ड कहलाया जाता है क्योंकि उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको बरकरार अगर आपको रखना है तो उसको उसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। नया हैदराबाद इसीलिए बना हुआ है, न्यू हैदराबाद इसीलिए बना है कि आपको वाइडर रोड्स हो, तमाम चीज़ें। जैसे अब नया हैदराबाद के अंदर आईटी जितनी भी है वो नया हैदराबाद के अंदर है, ओल्ड सिटी के अंदर तो आप लेके नहीं आ सकते। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इसकी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। अगर आप रोड वाइडनिंग या इसी दूसरे की बात करेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि इन सालों में असद साहब की वहाँ जब से असद साहब एमपी हैं, उनके वालिद साहब एमपी हैं, कितने मसले हल होते हैं। क्या कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा एक एमपी है जो हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर लोगों के कंप्लेंट सुने और उसको उधर ही सॉल्व करें? तो आप ये भी देखिए ना, नेगेटिव रहता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप सियासत में सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप परसेंटेज देखिए कि कहने वाले कितने लोग हैं। आपके मुखालिफ हर जगह रहेंगे, मुखालिफत बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। लेकिन आप ये देखिए कि हम हुकूमत में ना होते हुए भी कितना बड़ा काम कर रहे हैं। 2028 के लिए आप लोग क्या होमवर्क कर रहे हैं?
कांग्रेस कर्नाटक के लिए? कर्नाटक के लिए इंशाल्लाह हमारे कई सारी डिस्ट्रिक्टों में हमारे माशाल्लाह ऑफिसर्स बने हुए हैं और इंशाल्लाह जैसे दावनगिरी में भी हमारी एक यूनिट है, बहुत स्ट्रांग काम कर रही थी। लेकिन असद साहब का ये कहना था कि अगर हम बाई इलेक्शन में, क्योंकि हम चाहते तो बाई इलेक्शन में फिर हम भी उतर जाते तो बीजेपी आराम से जीत जाती, जबकि बीजेपी ने सोकर 41% वोट लिया है। पिछली बार 38% था उनका, 3% बढ़ गया उनका, 2.5 से 3% सोकर। आपने कहीं देखा अग्रेसिव बीजेपी ने ये किया? नहीं किया। आराम से, एकदम आराम से, कुछ नहीं किया, फिर भी उनका वोट शेयर बढ़ा है। तो कांग्रेस का घटा है। ये सिर्फ एक दूसरी पार्टी आने से नहीं, वो पार्टी क्यों आई? वो पार्टी पिछली बार जो दूसरी पार्टी 19,000 वोट लिए है, वो पार्टी तो उससे पहले के इलेक्शन में सिर्फ 1,500 वोट लिए थी। क्यों? क्योंकि आपने नाइंसाफी की। वो लोग आप ही के थे जो वोट वहां पे डाले। अभी जो 2028 में पूरी सीटों को उतारेंगे आप लोग? देखिए, वो तो पार्टी का कॉल होगा इंशाल्लाह। हमारे मैक्सिमम अभी तक तो जितने मैं जानता हूं करीब 20 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑफिसर्स हैं। इंशाल्लाह इसका कॉल तो पार्टी की हाईकमांड लेगी। एसडीपीआई को, लोकल जो जितने भी तंजीमें, उनको सबको क्यों नहीं मिलाने की कोशिश करते? देखिए, मिलाना हमारा बरस असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद अपने आप को ऊपर लेके आना नहीं है। असद साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं भारत का मुसलमानों का लीडर हूँ। असद साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल सोच ये कहा है कि मैं लोगों के बीच में ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान के अंदर, दलित के अंदर लीडरशिप को बढ़ाया जाए, क़ियादत अपनी हो। जब क़ियादत अपनी आपकी होगी, प्लेटफॉर्म आपका होगा, हम कब तक कांग्रेस के मुसलमानों का नुकसान हो? क्यों नुकसान होगा? आप करके तो देखें। आप भरोसा नहीं कर रहे ना। जो भरोसा मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने अब तक कांग्रेस के ऊपर किया है, क्यों हम एक मौका नहीं दे सकते? नहीं, कांग्रेस देखिए, अब 80 साल से उनके साथ हिंदू वोट भी है ना। क्यों है? अरे होने दीजिए ना, आप होने दीजिए। आप देखिए, आप अगर उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए, कांग्रेस के साथ हमने खड़े होकर जिताया ना, तो फायदा क्या हुआ? अब बताइए, फायदा बताइए ना। कि चलिए आप उनके पास हिंदू हो, मुसलमान हुई, अपनी कम से कम बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस थोड़ी नर्म तो है। कुछ क्या चीज में तो, नर्म है? कुछ फायदा होगा। फरमाइए, आप मुझे ये बताइए कि नर्म होने का मतलब आपके हुकूक को, हमारी शरीयत के ऊपर तो वो खतरा नहीं लगा रही। लेकिन आपको दे भी नहीं रही है ना। आपकी शरीयत, आपकी मॉब लिंचिंग तो नहीं हो रही। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ मॉब लिंचिंग? कर्नाटक में तो कम है। क्यों नहीं हुआ? बताइए, आपको कितने केसेस मैं गिना दूं? बताइए कहां? क्यों? मैंगलोर साइड कितने हुए, बैंगलोर में कितने हुए? आप तमाम आप केसेस उठा के देखिए। पुनीत केरली के ऊपर क्यों केसेस लगे हुए? क्यों नहीं? पुनीत केरली बीजेपी के टाइम पे एक्टिव नहीं था ज्यादा, कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा एक्टिवेट। अभी बकरीद आ रही है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह पिछले साल भी बकरीद के टाइम में पुनीत केरली तो फ्रेजर टाउन के अंदर घुसा था। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर घुसकर उसने जानवरों को उठाया था। ये इसका काम है क्या? को उसको रोका गया क्या? उसके ऊपर उसको कितने कंप्लेंट्स हो? 2 दिन जाता, बाहर आ जाता। तो आपका जो लॉ है, आपकी जो नरमी है, सिर्फ दिखावे के लिए आप मुसलमानों के सामने सिंपैथी दिखा रहे हैं। और हमारे भी सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं यहाँ पे, इनको तो शर्म आनी चाहिए। ना अपने लिए ना खड़े हुए, ना अपनी क्या बोलते हैं, अपने कौम के लिए खड़े हुए किसी भी मैटर में। बताइए कौन खड़ा हुआ था कौम के लिए? हिजाब के टाइम पे कितना वक्त लगा था इन मुसलमान लीडरों को बाहर आके बात करने के लिए? क्योंकि इनके जो बॉसेस हैं, इनके जो आकायां जो हैं, जब तक वो हुक्म नहीं दिए वो बाहर नहीं आए। ये कांग्रेस में खुद जो है मुस्लिम लीडरशिप में इस वक्त इख्तिलाफात हैं, 2 धड़े बन गए हैं मुझे लगता है। बिल्कुल आपको कैसा लगता है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल ये आगे जाके क्या नक्शा, क्या अलग से एक और कांग्रेस बनाने के लोगों चक्कर में है क्या? देखिए, यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ही ने काटा है। मैंने कहा था पिछली बार आप ही के चैनल में, मैंने कहा था जहाँ से टीपू सुल्तान शहीद जहाँ से आते हैं, जहाँ की हुक्मरानी उन्होंने की, वहाँ पे जहाँ पे वो शहीद हुए, उस इलाके से मीर सादिक भी पैदा हुआ है। मीर सादिक भी वही का था। तो ऐसे मीर सादिक आज हमारी कौम में बहुत है। मुनाफिकत का एक जो बड़ा मिसाल जो है आज की तारीख में मुस्लिम क़ियादत में और स्पेशली कांग्रेस के अंदर भरी पड़ी हुई। इन लोगों को कौम से कुछ लेना देना ही नहीं है। कौम को कुछ लेना देना नहीं। आप बोलिए कितने मुद्दों के, मुसलमानों के मुद्दों पर जब पिछली हुकूमत थी
पिछली हुकूमत में बीजेपी की हुकूमत की बात कर रहा हूं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, तब 7 लोग थे, ये लोग 7 लोगों ने 7 बार खड़े नहीं हुए थे असेंबली में के अंदर। इनके अंदर बात करने की क्षमता ही नहीं। ये कांग्रेस के अंदर मौजूद मुस्लिम लीडरशिप को खोखला जो कर रहे हैं, उनको क्या आप लोग उनके खिलाफ कोई ऐसे कोई थर्ड फ्रंट कुछ बनाने के चक्कर में है ताकि ये लोग फिर उबर ना रह सके? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वाहिद मकसद ये है कि किस तरह मुसलमान और दलित इत्तेहाद हो जाए। एसडीपीआई भी यही बोलती है, देखिए आप उनको साथ लेके चलो। देखिए, मुत्तहिद होना, देखिए सियासत में सबसे अहम होता है आइडियोलॉजी। अगर मेरी आइडियोलॉजी किसी से साथ मैच होती है, मेरी पार्टी की और किसी दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी अगर मैच होती है, तब जाकर हम क्या होते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, किसी के भी साथ, एक होगी मिसाल। दूसरा क्या है, आज सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो इत्तेहाद। अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ, हमारे उलमा इकराम गए, रिक्वेस्ट किए दावणगेरे के ऊपर, फिर उलमाओं ने कई सारे उलमा ने एहतजाज किया मीडिया के ऊपर आकर कि ये हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन फिर फौरी तौर पर क्या हुआ, खामोशी हो गई। क्यों खामोशी हो गई पता नहीं, लेकिन जो कॉमन मुसलमान है वो डिपेंडेंट है कि हमारे जो रहबर हैं कि ये हमें राह दिखाएंगे, ये हमें जिस तरह से शरीयत के मामले में जिस तरह से हमारे रहबर हमें। लेकिन आपके असुद्दीन ओवैसी भी उलमाए किराम की कुछ भी इज्जत ही नहीं करते ना। महाराष्ट्र में लिफाफे मौलाना, वो मौलाना, ये मौलाना बोल के सबको परेशान कर दिए। देखिए, आप एक बात बोलिए, अब मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जैसी शख्सियत जी पूरे भारत में है क्या? देखिए, आपने एक बात कही थी कि असद साहब ने तो ये तो कभी नहीं कहा कि किसी आलिम के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, नाम तो नहीं लिया किसी का। पहली मैं बोले उन्हीं को थे ना। ना ये गलत है, नहीं उनको तो नहीं बोले थे, उनको तो बोले थे। हम लोग बहुत गौर से देख रहे हैं, एक बार 2 बार ठीक है, लेकिन उलमा इकराम की तौहीन करते हैं, जबकि खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन है। ना क्यों रखे फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उनको? अगर वो होते मुस्लिम पर्सनल लॉ के रुकन हुए हैं वो, तो वहां पे तो मैक्सिमम रुकन बहुत पुराने हैं वो, अब तो तौहीन अब शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, असद साहब महाराष्ट्र के इलेक्शन में जितनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान की उलमा दुश्मनी साफ निकल करके सामने। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, जितनी इज्जत उलमा इकराम की असद साहब करते हैं, असद साहब वो शख्सियत हैं जो उलमा के सामने खड़े भी नहीं होते। आप झुककर बात खड़े नहीं होते, गाली देते हैं। देखिए, नहीं, गाली भी नहीं देते, कभी गाली नहीं देते। आप याद रखिए ये बात को, वो कहा था उनके लिए वाले मौलाना बोले भाई, बिल्कुल बोले, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बोले। किसको बोले? जो जिस उस वक्त मौलाना सज्जाद नौमानी साहब किसको सपोर्ट कर रहे थे? किसको कर रहे थे? वो किसी को सपोर्ट बोल रहे थे कि जो है सेकुलरिज्म की इसमें जो हक में है, जो लोग वोट तोड़ते हैं उनके साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल, सज्जाद साहब ने तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी तरह अभी बिहार की एक मिसाल है, बिहार में एक मौलाना को अभी गिरफ्तार किए जी। वो पहले जो एमआईएम में थे जी, उसके बाद जो एमआईएम ने उनको टिकट नहीं दी। बिल्कुल, अब बताया गया कि जो एमआईएम वालों ने उनको फंसा करके गिरफ्तार करवाया। 2 साल पुरानी वीडियो, ऐसी बात है क्या? पहली बात आपको बता दूं, उन मौलाना को जो पहला शख्स जो जब उनका अरेस्ट हुआ, जो पहला शख्स उनके साथ खड़ा हुआ, वो बिहार के हमारे जो एमएलए हैं और हमारे बिहार के स्टेट सदर हैं, अख्तर ईमान साहब पहले शख्स थे। अख्तर ईमान साहब उनके साथ खड़े हुए, उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ। पहले इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब बात उलमा की आती है, जब बात उलमा इकराम की आती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आगे रहकर, अभी भी जो बिहार, अभी आपको मालूम है कि बंगाल के एक मौलाना का ये हुआ, अभी उनको नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में जो ट्रेन में एक हादसा हुआ, अभी हादसा हुआ ना एक मौलाना का, हाफिज साहब का, तौसीफ रजा साहब का, बंगाल का नहीं था। अच्छा, वो बिहार के बरेली में उनको निकाला जी, माजरत के साथ बरेली में उनको, वहां जब उनका ये हुआ तो उसके खिलाफ भी असद साहब ने ही बात किया है। आपने पूरा स्टेटमेंट दिया। बात करने में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात बना करके माहौल बनाते हैं, अंदर से जाके बीजेपी को फायदा पहुंचाते। नहीं, आप ये नहीं जानते कि कितने उलमा जो अपने आप को उलमा कहते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, है ना? ऐसे भी है, बिल्कुल उन्हीं को कहा उन्होंने, वही उलमा के किराम को कहा जो बीजेपी के साथ खड़े हुए, कि ये असद साहब का मकसद नौमानी साहब को कहना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उनकी तो बड़ी इज्जत है और वो भी अब असद साहब की बड़ी इज्जत करते हैं।
सज्जाद नोमानी साहब और असद साहब की एक गहरी दोस्ती है। ये बिल्कुल ये चीज को मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। जो कहा था असद साहब ने, वो उलमा, जो उलमा है नहीं बिल्कुल, हुमायूं कबीर के साथ क्यों गए थे? वापस आ गए ना, छोड़ दिया ना उसको इमीडिएट। जब पता चला, देखिए आप मेरे दिल की बात आप नहीं जान सकते मौलाना, मैं आपकी दिल की बात कम से कम होमवर्क तो करना चाहिए ना। तो करना चाहिए। तब वो बाबरी मस्जिद के नाम पे, बाबर कौन है? बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का है भाई, दूसरे नाम से बनाओ। बिल्कुल, हमने तो सियासी, उसको मस्जिद के नाम पे नहीं लिया था, उसको हाँ। सियासी अलायंस किया था, जिस तरह से हमने दीगर दूसरे पार्टियों के साथ भी किया था। अब हमने डीएमके के साथ उसने ऐलान किया, तब से उलमा इकराम बोल रहे हैं ये कमीना है, ये झूठा है, ये लोगों को नुकसान पहुंचाने आया है। अब हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। देखिए तमिलनाडु के अंदर हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया डीएमके को, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया डीएमके को, जबकि हमने अब हर साल, हर बार हम इलेक्शन में वहां पे दो बार से हम हर साल हमारा कैंडिडेट डालते थे। इस बार हमने कैंडिडेट भी नहीं डाला। तो जहां जरूरत है, अगर आप मेरे मुखालिफ होके खड़े हैं तो मुझे लड़ना है ना, मुझे सियासत करना है ना। मेरी सियासी जमात है ना, मेरी कोई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। सिर्फ सियासी जमात को सियासत में अगर जिंदा रहना है तो इलेक्शन इंतखाबात में लड़ना पड़ेगा। जगह बगैर सोचे समझे लड़ा, क्यों बगैर सोचे समझे? हुमायूं के साथ कभी चले जा रहे हैं, और किसी के साथ गए हम, बताइए और कौन थे हमारे साथ? कहीं भी मुसलमान जाए वहां सीट उठा देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। कहां डालेंगे? और अब मुझे बताइए, मैं क्या बोलता हूं, बीजेपी जहां जीती है वहां अपने कैंडिडेट डालो। एक काम करिए, आप मुझे बीजेपी 80 साल का, मुझे एक मिनट में एक सवाल करता हूं मौलाना, इसी लाइन से मैं आपको एक सवाल करता हूं कि मौलाना 80 साल हो गए करीब करीब इस मुल्क को आजाद हो गए, 75 साल से इलेक्शन चल रहे हैं, बराबर मौलाना? 75 साल से इलेक्शन चल रहे हैं। इन 75 सालों में आप मुझे बताइए, एक मुसलमान को हिंदू मेजॉरिटी एरिया या छोड़े नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में आज तक कभी कोई मुसलमान लड़ा है या जीता है, या कांग्रेस ने दिया, या जेडीएस ने दिया, या आरजेडी ने दिया, या एसपी ने दिया, किसी ने दिया? वो आप दिया है क्या? कहां पे? पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर कभी एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया में मुसलमान को टिकट दिया गया है क्या? दिया गया है? बताइए आप मुझे। अरे यहाँ हमारे हारिस साहब का कौन से एरिया से लड़ते हैं? शांतिनगर 40% मुसलमान है, तो 60% वो है ना? बता ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी बने 80 से ऊपर। हाँ। आप बताइए, हाँ। हिंदुस्तान का आजादी से पहले, जो आजाद हिंदुस्तान के बाद भी जो लीडर रहे, सबसे बड़े मुसलमानों के लीडर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बिल्कुल तस्लीम करता हूं मैं आपकी बात को। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहां से लड़े अपनी पहली से इलेक्शन? आजमगढ़ से, रामपुर से। हाँ। क्यों लड़े? मुस्लिम मेजॉरिटी है। क्योंकि पोलराइजेशन जो आज आप समझ रहे ना, इससे बढ़कर था 47 में, 50 में, इससे बढ़कर था। पोलराइजेशन कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। इसको बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ही है जिसने मुल्क को पोलराइज किया हुआ है। आप क्यों मुसलमानों के रहबर बनने की कोशिश कर रहे हैं जब आप मुसलमानों के हुकूक नहीं दे रहे हैं? ना आप ऊपर आ रहे हैं, ना मुसलमानों को ऊपर आने दे रहे हैं। अगर आप छोड़ दो मुसलमानों को, मुसलमान अपनी क़ियादत अपने आप से अपनी प्लेटफॉर्म में चुनेगा इंशाअल्लाह। अब जैसे कि कर्नाटक में लिंगायत कौम है, 11% है, सब हमारे से कम है, 55 MLA है उनके, है ना साहब? हम 13% है, हमारे कितने MLA साहब? 10 अब जाकर। लेकिन यही 80 के दशक में 26 MLA हुआ करते थे मुसलमानों के। तो ये कहां गई? क़ियादत खत्म हो रही है ना भाई। आप ये देखें क्यों आ रहे हैं हम। अगर यहां पर जैसे कि आपके आने, आप देखिए असद साहब, नो नहीं, कैसे जाएंगे? क्यों बढ़े ना? अब बढ़े ना, क्यों, कैसे जीत गए? हम तो थे ही ना, हमने तो कभी इतनी तरह से, इतनी अग्रेसिवली नहीं लड़ा। क्यों असद साहब असम नहीं जा रहे है वहां पे? क्यों असद साहब केरला नहीं जा रहे है वहां पर? है ना, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। आज आप बताइए कि आपके पास इस रियासत कर्नाटक में ऑप्शन क्या है कांग्रेस के अलावा? पैदा करना है। इसीलिए तो जेडीएस को भी निकाल के खत्म कर दिया। क्यों कर दिए हमने? क्योंकि इनके चक्कर में
ये जो 4% का रिजर्वेशन था, आपको बता दूं, जबकि कोई अच्छी जमात तो है नहीं है जेडीएस, बीजेपी के साथ मिल गई तो खत्म हो गई उन लोगों के, वो 4% रिजर्वेशन जेडीएस की हुकूमत में ही था। जेडीएस की हुकूमत में था, आया था वो 4%, देवेगौड़ा ने दिया था 4%, आपने खत्म कर दिया। आप कब देंगे? 3 साल मुकम्मल हो गए। जबकि आपको यह भी बता दूं, उन 4% का इस्तेमाल भी हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा था, 2.65% ही इस्तेमाल हो रहा था। तो अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को आप वो इल्म नहीं देंगे कि भाई आपका ये रिजर्वेशन था, आप ये ले सकते हैं, तो जब तक आप नहीं देंगे, जब आप सियासी हिस्सेदारी नहीं देंगे मुसलमानों को या दलितों को, जब आप बराबरी का हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो आप सोच के देखिए, अगर 13% मुसलमान, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 35 एमएलए होना चाहिए हमारे, जबकि 11% में वो 55 है। सलाम है उनको, क्योंकि उनका इत्तेहाद है, उनका इत्तेहाद है। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, फर्क ही नहीं पड़ेगा उनको। ब्यूरोक्रेसी में वो है, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स वो हैं, टॉप मिनिस्टर्स वो हैं। तो इन तमाम चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि क्यों हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम हो या कोई दीगर पार्टी क्यों आ रही है, क्योंकि एक मकसद से आ रहे हैं कि भाई आप अपनी क़यादत चुनो। ये बात कांग्रेस के लीडरान क्यों नहीं समझते, मुसलमान लीडरान खास? मुसलमान लीडरान क्योंकि अपने वो जमीर को बेच चुके हैं। रिजवान अरशद साहब ये कहते हैं कि जो है मुसलमान कांग्रेस की वजह से हैं, कांग्रेस मुसलमानों की वजह से नहीं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, रिजवान अरशद साहब जो है ना, मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे जाहिल हैं, पहली बात कह दूँ, क्योंकि अगर सही समझ, सही इल्म होता तो आप वो जान जाते कि मुसलमानों के बगैर उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। असम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपके 19 सीट आए, 19 में 18 तो मुसलमान हैं, तो मुसलमानों ही ने आपको पर भरोसा किया। तो आप कहां से मुसलमानों की वजह से कांग्रेस है? आप हटा के देखिए, क्यों आज कश्मीर में कांग्रेस के बगैर मुसलमान हुकूमत नहीं कर रहे? क्या कश्मीर में हुकूमत किसकी है? किसकी है? कांग्रेस की है क्या? नहीं है ना, मुसलमान है ना, उनकी वहाँ की खुद की जमात है, उन लोगों ने वहाँ पे मेहनत की है, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी वहाँ पे जमहूरियत को बरकरार रखा। तो ये चीज़ देखिए ना, आज जमहूरियत में हम तानाशाही देख रहे हैं, जमहूरियत कहाँ रही बताइए आप? लेकिन राहुल गांधी कम से कम मुसलमानों की सपोर्ट में बोलते तो हैं। राहुल गांधी कहाँ है? इतने बड़े रिजल्ट्स आ चुके हैं, कहाँ है राहुल गांधी? किसी जंगल में या किसी रिसोर्ट में पड़े हुए हैं, अभी मुल्क में ही नहीं है राहुल गांधी। तो ये कहां का लीडर है आप बताइए? राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जिस तरह से हिंदुओं में कहते हैं शाप, वो शाप है मुल्क के लिए, क्योंकि जब तक वो है कांग्रेस या बीजेपी को फायदा ही पहुंचेगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस बीजेपी को तो आप लोगों से फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस बोलती है। देखिए साहब, आप बताइए एक चीज, हम 10 सीट लड़ते हैं, वो पूरे 294 सीट लड़ते हैं, 294 वो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं 10 सीट। बताइए कौन फायदा पहुंचाया? मैं पहुंचाया क्या? मैं तो नहीं पहुंचाया। आप रिजवान अरशद साहब के पढ़े लिखे जाहिर बोल रहे हैं, जबकि शिवाजी नगर में जबरदस्त काम किया उन्होंने। देखिए ना काम उनका, देखिए ना, 7 लोगों की मौत ले ली, 8 लोगों की मौत हो गई। अरे मौत तो आती जाती है, उनको थोड़ी मालूम था मौत आएगी, दीवार गिरेगी भाई। ऐसे कैसे उन पर हम लोग ये डाल सकते हैं? मैं बताता हूं आपको कैसे डाल सकते हैं बोल के। देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका खुलासा मैं कर दूं। एक तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, पहली तो जिम्मेदारी उनकी है, 1। दूसरी, उस हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं। अच्छा, क्यों गिरी है? इसकी जब तहकीकात आप करेंगे ना, आपको पता चलेगा इसलिए गिरी क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसका तमाम जो कचरा, जो सीमेंट का जो कचरा था, उसी दीवार के पास लाके डंप किया जाता था। उसका प्रेशर पड़ा, बारिश आया इतना जोर से कि वो छिलेगी। आज आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप 2 टर्म के एमएलए हो चुके हैं, वहां पे जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। आज 5000 की वोट की जीत की मनाने के लिए आपके पास टाइम है। हाँ, 5 लाख किसी को देने के लिए आप चंदा वसूल करके आप 5 लाख पहुंचा रहे हैं। खुद मैंने नहीं, जो देखा मैं बता रहा हूं, सबने देखा है। तो आप कहां का आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कहां के रहबर हैं आप मुहिम वाले 2028 में शिवाजी नगर में कैंडिडेट उतारने वाले हैं क्या? इंशाल्लाह जरूर उठाएंगे। कोई नाम है आप लोगों के पास? इंशाल्लाह, वो कोई भी हो सकता है, इंशाल्लाह पार्टी डिसाइड करेगी वो, इंशाल्लाह। लेकिन खड़ाएंगे ये तो इंशाल्लाह तय है, इंशाल्लाह। और शिवाजी नगर में क्योंकि चेंज चाहिए साहब।
देखिए इनको क्या है, देखिए, अगर पूरे शिवाजी ठीक नगर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे मुसलमान रिजवान मुत्तहिद हो गए, अरशद, उलमाए रिजवान किराम- अरशद, देखिए सब उलमाए किराम मुत्तहिद हो गए जी। और एक उलमाए किराम की मेहनत की वजह से या एक संजीदा तबके की मेहनत की वजह से एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हुई, तो उसमें क्या एमआईएम शामिल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर इत्तेहाद के नाम पर, इत्तेहाद के नाम पर असद साहब का अगर कांग्रेस और बीजेपी से हटकर अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो इंशाल्लाह असद साहब उसमें शिरकत करेंगे। और असद साहब का होना, असद साहब जैसी शख्सियत का किसी भी एक फ्रंट में होना अपने आप में एक मजबूती हो जाती है इंशाल्लाह। अगर आपको क्या महसूस, जहां तक मेरा होमवर्क है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदरूनी सतह पर अब कर्नाटक के लोगों में संजीदगी हुई है, थर्ड फ्रंट की अंदर अंदर कॉर्नर मीटिंगें चल रही हैं बिल्कुल मेरे हुक्म के मुताबिक। जी जी जी। तो उसमें हाँ, ये बात अलग है, ये हकीकत है कि कुछ उलमा बिखरे हुए हैं, वो जुड़ जाएंगे, उलमा इकराम को इस्लाम के नाम पर जोड़ सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन लीडरान को जोड़ने के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस से जुड़े लीडरान तो वो अलग होंगे नहीं वो उसके साथ थामेंगे, लेकिन जिनके अंदर थोड़ा बहुत कौम का वाकई में जज्बा होगा, मुमकिन है वो इस तरफ आए। बिल्कुल। तो क्या उसका टक्कर लेने की हिम्मत रहेगी थर्ड फ्रंट को आपके हिसाब से? क्योंकि इलेक्शन कोई मामूली बात नहीं, फंडिंग की जरूरत होती है, सोच की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग प्लानिंग ये अपनी जगह है, फंडिंग प्लानिंग अपनी जगह है। जरूरी नहीं है कि फंडिंग और फंडिंग से ही कोई भी इलेक्शन जीता जाए, या कई ऐसी जगह भी है जहां पर इलेक्शंस लाखों रुपए में जीता गया है, कुछ चंद लाखों के रुपए में जीता गया, और कई जगह ऐसे भी हैं जहां बिना पैसे के इलेक्शन जीता गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये कोई मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि हम कितने हद तक मुत्तहिद होंगे। मुत्तहिद होना सबसे अहम है। यहाँ अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं मौलाना, अब असद साहब ने कभी इंडिया अलायंस हुआ, इंडिया अलायंस में असद साहब को लिया नहीं, इन लोगों ने बाहर रखा। क्यों? पोलराइज यही बात बोल रहे हैं। आज जब मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मुल्क के अंदर एक बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उस टाइम पे तो सिर्फ सामने वालों को तो असद साहब ही नजर आए। पूरे दुनिया में जगह असद साहब अपने मुल्क की ये नुमाइंदगी की। आज अगर कोई भी, सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही नहीं बात करते ना असद साहब, दलितों के बारे में बात करते हैं। आज आप जाके देखिए, हर तबके का लोग, हर तबके के, हर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान दलित नहीं, हिंदुओं में भी कई सारे लोग हैं। जब हैदराबाद में जाइए, असद साहब के कई सारे हिंदुओं भी बहुत हद तक फैंस हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के बारे में बात करते हैं, जमहूरियत के बारे में बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। क्या असद साहब ने कभी कहा है कि कभी किसी को टारगेट करके बात की है असद साहब ने, कि मुल्क के खिलाफ बात की है असद साहब ने? सिर्फ जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत कहती क्या है? इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी जमहूरियत है। और जमहूरियत में अगर हम नाम पर, जमहूरियत के नाम पर आज अगर हमें इलेक्शंस में लड़ने का मौका मिल रहा है, जब हमें पार्टी बनाने का मौका मिल रहा है, लीडर चुनने का मौका मिल रहा है, तो हम किसी के पीछे, किसी के बैसाखियों के साथ क्यों चलें? हमारी क्यों खुद हम अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो सकते? इतनी ताकत नहीं है कि हम ये बातें तो आप बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये हकीकत में सुनाता हूँ, बस तहरीरें हमारे पास आती हैं, जब भी कुछ रिजल्ट आता है उसमें कुछ नुकसान होता है, कुछ सीटें जो है उसका कैलकुलेशन के बाद जो है पता चलता है कि यहाँ पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की टीम नहीं जाती तो बीजेपी हार जाती। उस दरमियान में जो बातें असदुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में होती है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भी मालूम होना चाहिए जी। पहला ये उन पर इल्ज़ाम लगता है कि इनको जो है बीजेपी ने इसलिए कि उसकी वजूहात बहुत सारे देते। पहले यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया जितना असदुद्दीन ओवैसी को जो है वक्त देता है और हर मुद्दे पर उनके सामने ले जाकर के माइक रखता है और वो धड़ल्ले से जिस तरह से बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें वजह से एक शक पैदा होता है कि जो है ये बीजेपी को फायदा पहुंचा। और बहुत रीजन है, पूरे रीजन आपके सामने बताइए। एक रीजन ये जी बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने उनको जो है क्यों दिया जाता है? एक तो उनको टीआरपी का फायदा असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, दूसरा बीजेपी को फायदा, क्योंकि वो मुसलमानों की बात करते हैं और वो उस मुद्दे को लेकर के जो है हिंदुओं के वोट अपने करीब करते हैं बीजेपी। एक दूसरी चीज, क्यों बीजेपी का फायदा पहुंचाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? क्यों पहुंचाएंगे? जबकि वो इस्लामी शबाहत वाले और हमेशा मुसलमानों की वजह उसकी है कि इन्होंने लाखों करोड़ों खरबों रुपए का जो है पैसा बना रखा है। कहाँ पे?
हैदराबाद में और बहुत सारी चीज़ें की हैं। जी। ब्लैकमेलिंग से इनको ब्लैकमेल किया जाता है और आप जो है जैसे चल रहे हैं चलने दो, आप अपने बयानबाजियां करते रहो, इससे हमको फ़ायदा हो रहा है। मीडिया से भी कहा गया है कि आप इनके बयानात को बड़ा चढ़ा करके पेश करो ताकि हम उसका फ़ायदा उठाएं। ये 2 रीज़न, ठीक है ना, हो गया। ये 2 अहम तरीन रीज़न हैं जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पर शक बढ़ता है कि जो ये बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब ये कोई सवाल ऐसा नहीं किया है, मैं खुल करके आपसे किया हूं ताकि इसका जवाब भी आ जाए। नहीं मौलाना, आपकी ये जो सवाल आपने किया ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात होगी तो मैं जरूर सवाल करूंगा इंशाअल्लाह। नहीं, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं आपका पहले सवाल का पहले कर दूं। शक का जो आप बोल रहे हैं कि कोई भी एक सवाल हो तो पहले बार असद साहब के पास माइक आ जाता है, तो इसमें सरप्राइजिंग बात ही नहीं है। क्यों बताता हूँ मैं आपको। बोलिए, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक आलिम हैं, सहाफ़ी हैं, आपका मेन स्ट्रीम काम सहाफ़िज़्म है, तो आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको क्या आज की पूरे भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर किसी भी मुद्दे के ऊपर, मैं सिर्फ मुसलमानों की या दलितों की नहीं बात, किसी भी मुद्दे के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बेहतर बोलने वाला कोई दूसरा शख्स आप मुझे बताएं। बेहतर मैं बता रहा हूं, बराबरी भी नहीं बोल रहा। मैं बेहतर बात करने वाले हैं, लेकिन जो कवानीन का हवाला देते हैं उससे उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं है ना साहब, बराबर है ना, मैं गलत नहीं हूं ना? सही है। तो जब आपके पास सबकर मौका है कि एक मुद्दे के ऊपर आपको सवाल, आप एक सहाफी है, सवाल करने का मौका है कि एक तरफ कोई कांग्रेस का लीडर, कोई कांग्रेस का लीडर, नाम आप बोलिए, कोई फेमस लीडर है क्या वहां पे हैदराबाद में, है क्या? चले नहीं है, कोई नहीं है। तो ये अपनी तरह की एक मुश्किलात है, ढूंढने का आपको सोचना पड़ेगा। तो जब वो नहीं है आपके पास तो किसके पास जाएगा माइक? आप होते तो क्या करते, किसके पास लेके जाते माइक? जो ऑथेंटिक जवाब दे उसके पास जाएगा, है ना कैसा? तो हो गया क्लियर जी। तो असदुद्दीन ओवैसी काबिल है, इसके लिए माइक जा रहा है, बराबर क्या साहब? आपने दूसरा सवाल क्या किया था मौलाना, कि आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग, खरबों रुपए, खरबों रुपए, अच्छा, ठीक है, खरबों। उन पर यह भी इल्जाम है कि बहुत सारे ईडी का जो है, बहुत सारे क्या है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी कब्जा किए हुए। जी, बिल्कुल साहब। देखिए साहब, एक तो असद साहब खुली किताब है, कॉलेजेस चला रहे हैं। अकबर साहब 15 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं, जहाँ पे 15,000 बच्चे हर साल पढ़ के निकलते हैं। वो भी ऐसे वैसे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, पूरी बराबर कॉन्वेंट स्कूल है। एक कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ पे बच्चों को उसका जो तालीमी मयार जो है, वो जो आज की यहाँ के जहाँ पे लाखों रुपए की जो फीस है, जिस तरह का निज़ाम है, इंशाल्लाह आप लोगों ने देखा होगा, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस भी भेजता हूँ। तो उस तरह के इदारे चला रहे हैं और फ्री, एकदम कंप्लीटली फ्री। आप मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर दीगर सिवाय बदरुद्दीन अजमल साहब वहाँ पे, क्योंकि वो भी माशाल्लाह उनका भी काम, वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो सिवा अगर साउथ में, अगर हम साउथ या दूसरे इलाके में बताइए, एक मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम है, मैं दूसरों की नहीं बात कर, मुस्लिम एमएलए एमपी किसी के ऐसे कोई इदारे हैं, हॉस्पिटल हैं, फ्री का इलाज के हॉस्पिटल हैं मुसलमानों के? जो मैं बोलता हूँ, यहाँ के जो लीडर्स हैं ना, उनके स्कूल्स हैं, यहाँ के जो हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल है, मशहूर स्कूल हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर, कि मशहूर स्कूल हैं। बावजूद उसके उनके इलाकों की गवर्नमेंट स्कूल की आप जाके मुआवजा कीजिए, आपको पता चलेगा कि इनका मयार किस लेवल का है। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ पर, वहाँ पे 25 रुपए में आपका ऑपरेशन करा सकता हूँ मैं, वहाँ पे हैदराबाद के, वो भी हॉस्पिटल है जहां पे इंसान, इल्जाम लगाना आसान है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया, अगर 10 में अगर आपके 2 मुखालिफ हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 में आपके 2 साथ खड़े हैं, 8 मुखालिफ हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा। आज मुसलमानों को जाके पूछिए आप। तो सवाल ये है ना, क्या असद साहब कभी कांग्रेस के, सिर्फ जब इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं, जब पार्लियामेंट में क्या कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं? क्या बात तो कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। चाइना के ऊपर कभी किसी ने बात किया जितना असद साहब ने बात किया? जहां चाइना ने लाखों स्क्वायर किलोमीटर हमारा कब्जा कर लिया,
जो उसके बारे में असद साहब बात करते हैं, डिफेंस के बारे में असद साहब बात करते हैं। हाँ, सिर्फ मुसलमानों के सिर्फ हुकूक की इसमें बात नहीं कर रहे, इश्यूज पे नहीं बात कर रहे, लेकिन मुद्दा यह है कि बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट करती है। तो आपका मौका एक एमपी होते हुए आपको एक वक्त जो दिया जाता है वो कम वक्त दिया जाता है। उस वक्त को बेहतरीन अंदाज से अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब बोलिए क्यों कांग्रेस से कोई भी लोग बात नहीं करते उस चीजों के ऊपर? क्या हुआ? आज 25 सीट लड़े कांग्रेस, तमिलनाडु में कितने जीते? कितने जीते? अगर यही सोच रखकर विजय आज टीवी के जो विजय एक्टर विजय हैं, अगर ये सोच के रखता कि मैं आऊंगा तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा, अगर ये सोच रखकर विजय अगर आज इलेक्शन में नहीं उतरता तो क्या वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकता था? ऐतिहासिक जीत हासिल किया उसने, 108 सीट जीत लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, ना आपको ना हमको। तमाम तो ये सोच के बैठे थे कि डीएमके वापस आने वाली है। तो ये जो है, देखिए बंगाल में बीजेपी ने क्या किया। पिछली बार के इलेक्शन में 21 के इलेक्शन में उन्होंने 1 लाख लोगों को उतारा था बूथ लेवल में काम करने के लिए, लोगों के बीच में काम करने के लिए। उनकी तैयारी देखिए आप। इस बार 3 लाख लोगों को उतारा उन्होंने। तो आप कहां पीछे पड़े थे? रोक सकते थे ना। अगर आपको एसआईआर से मसला था, एसआईआर से डिलीशिएशन हुआ था, 27 लाख लोगों ने कोर्ट में केस लगाया था, तो आप इलेक्शन को रोकना था जब तक फैसला नहीं हो रहा था, आप उस पर लड़ते। लेकिन आप तमाम चीजें छोड़कर सिर्फ पट्टियां लगाकर आप घूम रही हो और आप मुद्दों के ऊपर काम नहीं करोगे, लोगों को नौकरी नहीं दोगे, आप लोगों के अंदर वहां पे गुंडाज़म चलाओगे, तो आपका नतीजा तो यही निकलेगा ना। ये मुस्लिम हिंदू नहीं होता है। सियासत में आपका काम बोलता है। क्यों ओल्ड हैदराबाद में हिंदू नहीं है क्या? क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू वोट नहीं करता है क्या? भर भर के वोट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन तमाम चीजों को देखे कांग्रेस एक नाकामयाब पार्टी है आज की तारीख में। तो ये जो हादसा भी हुआ मौलाना, जो बोरिंग हॉस्पिटल का, ये प्रॉपरली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। या किसी को वहां पे कमिश्नर को ये कर देना, लेकिन वहां हॉस्पिटल के डायरेक्टर को तो नहीं निकाला आपने। क्यों? वो जिम्मेदार है ना, बैठा हुआ है ना वहां। कहाँ? शिवाजी नगर। बोरिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सस्पेंड करना था। करप्शन है उसके ऊपर। करप्शन का एक बोरिंग हॉस्पिटल करप्शन का अड्डा है। वहां पे एक्सट्रीम लेवल पे करप्शन हो रही है। मेडिसिन के नाम पर कितनी करप्शन हो रही है वहां पे। तो इन तमाम चीजों की नजर ये चेयरपर्सन है, तो ये आपका काम है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर आप दीगर इलाके में जाकर अपने आप को ट्रबल शूटर कहलवा लेना एक बड़ी बात नहीं है साहब। आप एक दूसरे अपने ही भाई को खींचकर आप अपनी सियासत चमकाने जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी सियासत बहुत टेम्पररी है। क्योंकि आप पहले तो आपकी जो वो किसी की मजबूरी की वजह से आप यहां पे मिल गए, वरना आप एक कॉर्पोरेटर नहीं बन सकते। आप अपने आप से अगर लड़ते शिवाजी नगर के अंदर, आप अगर इंडिपेंडेंट लड़ते शिवाजी नगर के अंदर कॉर्पोरेटर नहीं बन सकते थे, क्योंकि शहरी नहीं है ना साहब। शहरी तो नहीं है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनका दबाव है, उनकी पहुंच है साहब। ये दबाव, दो बार इलेक्शन उनको एमपी लड़वाया, क्या फायदा हुआ? एमपी का इलेक्शन 2 बार लड़वाया ना, क्या फायदा हुआ? नहीं, अगर पब्लिक फिगर नहीं भी दिया ना, पब्लिक ने मौका दिया ना। अब शिवाजी नगर की आवाम ने मौका दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? आवाम के लिए आपने क्या किया? ग्राउंड नहीं है साहब, मुझे बताइए उस जगह ग्राउंड है क्या? शिवाजी नगर में बच्चों के ग्राउंड ले गए, अब्दुल बारी का ग्राउंड गया, छोटा मैदान गया, आपने उसका सब्स्टिट्यूट कुछ ढूंढा? मुझे वो दीजिए ना। क्यों ड्रग्स बढ़ रहा है आज? बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं, उसका इंतजाम कुछ किया आपने? आप इन चीजों पे बात करें ना। आपने चौक को थोड़ा पॉलिश कर दिया, चौक का एरिया थोड़ा पॉलिश कर दिया, तो ये नहीं होती सियासत। सियासत लोगों की जरूरत पूरा करना होता है। वहां पे देखिए आपको क्या एसआईआर के ऊपर आपका काम क्या चल रहा है। हाँ, या आप ग्राउंड बच्चों का अहम। आज अगर हमारे मुआशरे में कोई भी बच्चा अगर ड्रग्स की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे आज फिजिकल गेम खेलने से दूर हैं। पहले के मुकाबले में शिवाजी नगर में कुछ तरक्कियात हैं भाई, इससे आप क्या, मुझे बताइए ना क्या है? कुछ तो क्या होगा? अच्छा काम क्या होगा? क्या है सर, वो बताइए ना मुझे, क्या है? जो वहां पे जो है नाले, नदी नाले थोड़ा नदी नाले कहाँ है साहब? वो तो आप वो नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ये मुल्क, ये जमहूरी मुल्क है। यहां सिर्फ एमएलए बैठने से काम नहीं होता। वहां का नोडल ऑफिसर क्यों है? झक मारने के लिए गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है। वो ये नहीं, अभी कॉर्पोरेटर नहीं है, 10 साल से कॉर्पोरेटर्स नहीं है। मैंने 10 साल नहीं, मैं बोलूंगा 6 साल से कॉर्पोरेटर्स नहीं है। क्यों इलेक्शन नहीं करा रहे हैं?
6 साल से कॉर्पोरेटर नहीं, क्या काम वार्ड का काम रुका पड़ा है क्या? लोग मर रहे हैं क्या? पानी नहीं आ रहा क्या? बिजली नहीं आ रही क्या? सैनिटरी नहीं चल रही क्या? ये नहीं होता। मुद्दे जो चीज की जरूरत है, नाले, पानी, ये तो जरूरत की चीज है, आप देना ही पड़ेगा आपको, एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जमहूरी मुल्क, इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये हुकूमत को देना ही पड़ेगा अपने शहरियों को। लेकिन आप ये बताइए कि एक बुजुर्ग घर से बाहर, शिवाजी नगर को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? दीगर इलाकों में भी काम नहीं हो रहा। चामराजपेट, पुलकेशी नगर, सर्वज्ञ नगर, शांति नगर तो सबसे वर्स्ट है, शिवाजी नगर से वर्स्ट है। वो बीडीए के चेयरमैन बना चुके हैं उसको, हैरिस को, आई डोंट नो कौन से ग्राउंड में बीडीए के चेयरमैन बनाए उनको। अपने इलाके में 2 साल से उनके इलाके का रोड की इतनी खस्ता हालत है, आप कभी जाइए शिवाजी नील संदर को, अभी भी पूरी तरह से रोड नहीं पड़े। पूरा 1.5 साल खोद के छोड़ दिया था उस इलाके को पूरे तरह से। लोग बीमार पड़ रहे थे, बुजुर्गों को तकलीफ, हॉस्पिटल्स को, लोगों को, एम्बुलेंस को, कैब्स को, ऑटोस को आने के लिए तकलीफ थी। इतना परेशान करके तो ये पूरे बेंगलोर का हाल है। ये तो बुरे साहब, आपने मुझे यहाँ पे मुस्लिम क़ियादत के बारे में बात करने के लिए बोला, तो मैं उसी की बात करूंगा। मैं दूसरी, आप बोलिए, दूसरों को आप बोलेंगे तो पद्मनाभ नगर की बात करूंगा, अशोक की वार्ड की भी बात करूंगा मैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं सूर्या के इलाके की भी बात करूंगा। आप बोले ना मुझे, आप पूछे सवाल, जिस लाइन से आप सवाल करेंगे मैं उस लाइन से जवाब दे रहा हूं। आपने शिवाजी नगर की बात की, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर चामराजपेट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। चामराजपेट में काम नहीं हुआ क्या? क्या काम हुआ है बताइए? एक कॉलेज नहीं है, अभी जल्दी से जाके फोड़ दिया ना वो दीवार, डर के। ये भी देखे नहीं आप, कब्रिस्तान की तरफ एक दीवार ऐसी थी वहां पुरानी, देखिए उनकी समझदारी, जल्दी जाके फोड़ दिया, पूरी दीवार तोड़ दी, कहीं और एक मसला ना हो जाए बोल के। तो ये जो है, ये छोटी मोटी इनकी अनबन चल रही है, इन लोगों के अंदरूनी अनबन से, इससे अवाम का क्या फायदा होगा? अवाम का फायदा, मेरा मकसद एक सियासतदान होने की नजर से मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है मैं अप्रिशिएट करूंगा इंशाल्लाह। आपने ये काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा काम किया। लेकिन बताइए, केजे जॉर्ज है यहाँ पे सर्वज्ञ नगर में, आज तक वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कितने साल से बैठे पड़े हो, उस इलाके में राज कर रहे कितने साल से, 5-6 बार के एमएलए वहां के, हाँ, बावजूद उसके आज तक आप बताइए कि वहां का वो रेलवे ट्रैक का फ्लाईओवर नहीं बना सके। ना फ्लाईओवर ना अंडरपास, कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों के कितने एक्सीडेंट्स हुए वहां पे, कितने जाने गई हैं। हम इन तमाम चीजों को जब देखते हैं ना, तो कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस ही नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हुकूमत ज्यादा की है ना। बीजेपी तो 2 टर्म की है यहाँ पे। अब बीजेपी के ऊपर आप क्या टारगेट करोगे? अब बताइए, बीजेपी की हुकूमत कितनी बार आई है साहब? मुकम्मल तौर पर एक बार हिस्से में, या तो बीजेपी थी, कांग्रेस थी मेजर टाइम पर, थोड़ा बहुत जेडीएस थी। जेडीएस ने भी अच्छा खासा वक्त गुजारा है यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर ही क्यों सवाल आप बोल रहे हैं? तो इसका मकसद ये है कि साफ है कि आपने यहाँ पे सबसे ज्यादा आपने यहाँ पे आपका चला। वज़ीर भाई, बहुत लंबा टाइम हो रहा है, लोग देखेंगे भी नहीं, वक्त लंबा हो जाए। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये कि एक बार फिर आपको अलग मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाना होगा। बिल्कुल देखेंगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये जनाब मजहर शरीफ साहब थे एमआईएम से। तो लोग कहते हैं कि सवालात नहीं करते इनसे, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इस तरह इल्ज़ामात लगते हैं, कोई पूछता नहीं है। तो पूछ लिया आपने जो इल्ज़ामात लगाते हैं वगैरह, अब इन लोगों के पास जवाब भी होता है। बहरकैफ अब इस जवाबात से मुतमईन होना नहीं होना ये मेरी और आपकी बात है, लेकिन हमारा काम सवाल, इनका काम जवाब, फिर जवाब से सवाल निकालना हमारा काम, फिर जवाब मुहैया करना इनका काम। ये सिलसिला सीधी बात का चलता रहेगा। मुझे और मज़हर साहब को इजाज़त दें, किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।